रहे वैक्सीनेशन अभियान की और बात होगी कोरोना से जुड़े उन तमाम सवालों की जो आपके मन में है। भारत में कोरोना संकट अभी टला नहीं है। हर दिन करीब 50,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि 27 जून से लगातार 50,000 से कम नए कोरोना केस दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 44,111 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 738 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 57,470 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 14,104 एक्टिव केस कम हो गए। देश में लगातार 51वें दिन कोरोना संक्रमण के नए मामलों में से ज्यादा रिकवरी के मामले सामने आ रहे हैं। 2 जुलाई तक देश भर में 34 करोड़ 50 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 50 लाख टीके लगाए गए हैं। वहीं अब तक 41.64 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। बीते दिन करीब 19 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से ज्यादा है। लेकिन लोगों के मन में कोरोना को लेकर कई सवाल हैं, जिनके जवाब जानेंगे डॉक्टरों के खास पैनल के साथ। और एक बार नजर डालते हैं GFX पर। दूसरी लहर से ही खत्म हो जाएगा कोरोना? क्या कोरोना की तीसरी लहर है महज कल्पना? वैक्सीन की एक डोज कब तक करेगी काम? 2 डोज वैक्सीन के बाद वैक्सीन जरूरी नहीं। क्या हर साल लगवानी होगी कोरोना वैक्सीन? कोरोना होने के बाद पूरी उम्र रहेगी परेशानी। कोरोना होने के बाद पूरी उम्र रहेगी परेशानी। और हमारे साथ डॉक्टर का खास पैनल भी जुड़ा हुआ। हमारे साथ सीमा द्विवेदी, वरिष्ठ चिकित्सक, जुड़ी हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अपूर्व अग्रवाल हैं, कोविड एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपूर्व जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोविड वैक्सीन को लेकर बड़ी तमाम लोगों में बड़ी दिक्कतें हैं, भ्रम है कि बुखार आ जाता है, कमजोरी आ जाएगी। और किसी से, जैसे मैं भी कहता हूं कि वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है, मैं किसी को समझा रहा हूं कि वैक्सीन लगवा दो, क्या इससे कुछ नहीं होता है, वैक्सीन जो लगवा रहे हैं उनकी डेथ हो रही है। लोगों के अंदर ये भ्रम आ गया है, इसको कैसे दूर किया जाएगा? देखिए, वैक्सीन के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वैक्सीन जो हिंदुस्तान के द्वारा बनाई गई है, चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे वो कोविशील्ड हो, वो एब्सोल्युटली सेफ हैं। बिल्कुल, इसमें देखिए माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं। माइनर इफेक्ट्स जैसे कि बुखार आना या कमजोरी, 1-2 दिन की कमजोरी रहना, ये कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है कि जिसकी वजह से इतनी गंभीर बीमारी के लिए जो वैक्सीन बनाई गई है वो ना ली जाए। और जो आपने बात करी कि कुछ मरीजों की डेथ हुई है या कोई मेजर सिम्टम्स आए हैं, ये सब भ्रामक जानकारियां हैं। और ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट, ऐसा कोई भी केसेस, बहुत ही एक केस अभी तक रिपोर्ट हुआ है जो जिसका की वैक्सीन के कारण मृत्यु हुई है। बट ये आप देखिए कि कितने करोड़ वैक्सीन लगने के में एक अगर किसी की मृत्यु होती है तो कोई ये मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। इसके चलते हम लोग एक गंभीर बीमारी की जिसकी वैक्सीन बनी है ना लिया जाए, ये गलत तथ्य होगा। तो मेरी समझ से, और मैं लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि वैक्सीन हर आदमी को लेनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत बुखार या कमजोरी या कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उसके लिए नॉर्मल दवाइयां जैसे कि पैरासिटामोल अवेलेबल है। अगर उसको हो जाता है, मैंने खुद दोनों डोज वैक्सीन ली है और मेरे को दोनों टाइम में 1-1 दिन का बुखार चढ़ा, बट उसके लिए मैंने पैरासिटामोल की दवाई ली तो वो मैं ठीक हो गया पूर्णतया। मेरे को कोई भी ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। और इसी तरह हमने जितने भी मरीजों के ऊपर ये ट्रायल करा और जितने भी मरीजों को ये वैक्सीन लगी है, मेरे जानकारी में मेरे घर वालों को किसी को भी कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। तो मैं आम जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
कि हर आदमी, हर एज ग्रुप का आदमी, अभी बच्चों के लिए भी वैक्सीन बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, हर आदमी को ये वैक्सीन लेनी चाहिए। बिल्कुल, जी हमारा सीमा द्विवेदी जी जुड़ी हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। मैम, महिलाओं को लेकर अगर बात की जाए, अब प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी अब वैक्सीन लगेगी। उसी बीच एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सौरभ हरिद्वार से। जी सौरभ जी, अपना सवाल पूछिए। जी हेलो। सौरभ, अपना सवाल पूछिए। जी मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे को ना गलती से इन लोगों ने लापरवाही की वजह से वैक्सीन लगा दी बिना मेरी कोई जांच पड़ताल करे, और सर्टिफिकेट भी नहीं दिया। तो मैंने पहली डोज ले लिया, दूसरी डोज अब तो मुझे बिना सर्टिफिकेट से लगनी पाएगी। तो मैं ये मांग सकता हूँ कि मुझे पहली डोज की सुरक्षा मिल पाएगी अगर मैं दूसरी ना लग पाए तो मुझे? जी डॉक्टर पूर्व, क्या एक डोज काफ़ी है कोरोना से लड़ाई में? मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं सवाल बता रहा हूँ आपको। उन्होंने ये पूछा है, सौरभ जो हरिद्वार दर्शक बने हुए हमारे साथ, उन्होंने कहा कि मैंने एक डोज मुझे लगा दी गई है, लेकिन मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, तो जिससे अगर मुझे दूसरी डोज नहीं लग पाती है तो क्या एक डोज में काम चल जाएगा मेरा? तुमको कौन सी वैक्सीन लगी है? कोविशील्ड लगी है या कोवैक्सीन लगी है? सौरभ, आपको कौन सी वैक्सीन लगी है? सौरभ, आपको आवाज आ रही है? हाँ, कोविशील्ड लगी है, कोविशील्ड। जी सर, कोविशील्ड वैक्सीन इन्हें लगी है। डाटा उपलब्ध कराए गए हैं। कोविशील्ड की जो वैक्सीन है, अगर एक डोज भी लगी है तो वो काफी कारगर है, बट हालांकि ये रिकमेंडेड है कि 2 डोज वैक्सीन के लेने आवश्यक हैं। बट कोविशील्ड चूंकि कोविशील्ड अच्छा काम कर रही है, तो इसलिए उसकी ड्यूरेशन, दोनों डोजेस के बीच की ड्यूरेशन को 3 महीने से 4 महीने कर दिया गया है। तो मेरा इनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सेकेंड डोज वैक्सीन भी जरूर लगवाएं। अगर इनका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ है तो कोविन ऐप पे जाएंगे, तो वहां से रजिस्ट्रेशन में इनका सर्टिफिकेट मिल जाएगा इनको। अगर इन्होंने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करके अपनी वैक्सीन लगवाई है तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और सर्टिफिकेट मिलने के बाद ये अपना उसमें डेट भी मेंशन होगी कि इनकी सेकेंड डोज कब मिलेगी इनको, तो उस समय जाकर के अपनी सेकेंड डोज लगवा सकते हैं। दोनों डोजेस लगवाना इसलिए जरूरी है कि इससे प्रोटेक्शन का लेवल काफी अच्छा रहेगा। जी जी, हमारे साथ डॉक्टर अरुण शर्मा, रेडियोलॉजिस्ट भी जुड़ गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उससे पहले हम लोग सीमा द्विवेदी जी के पास चलेंगे। मैम, महिलाओं को लेकर भी एक एडवाइजरी परसों जारी हो जाती है कि अब प्रेग्नेंट महिलाएं भी टीका लगवा सकती हैं, तो ये भी एक बात ही दूर हो गई कि नहीं, अब सब लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी, जैसे अभी सौरभ जो दर्शक जुड़े थे, उनका एक सवाल था कि मुझे दूसरी वैक्सीन लगवानी है नहीं लगवानी है, तमाम बातें हैं। इसमें आवाज का ये नेहा आहूजा क्यों फोन कर रही है? हेलो जी मैम, आपकी आवाज़ आ रही है। सच डाटा उपलब्ध नहीं थे, लेकिन अब पूरी स्टडी हो चुकी है। सरकारी एडवाइजरी आ गई है स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी कि वो उनके लिए वैक्सीनेशन सेफ है। और अब जो है फॉक्सी ने भी अलाउ कर दिया है गर्भवती महिलाओं के लिए के टीकाकरण के लिए। तो अब सरकारी एडवाइजरी भी जैसे ही आ जाएगी, तो ये महिलाओं को तो बिल्कुल आवश्यकता है कि कोविड के टीके लगे, क्योंकि पाया गया है कि यदि गर्भवती महिला को कोरोना हो जाए तो उसके बड़े गंभीर परिणाम होते हैं। तो वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ्टी प्रोवाइड करती है, और सब महिलाओं के लिए अब हमारी फॉक्सी एडवाइस कर रही है कि आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। क्योंकि एक दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, दिनेश कानपुर से। दिनेश जी, अपना सवाल पूछे। सुरेश, एक दर्शक और जुड़े हुए हैं कानपुर से। सुरेश, अपना सवाल पूछे। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, अपने सवाल को पूरा करें। ये कहना चाहता हूँ, जैसे कोई भी अगर अगर जैसे वैक्सीन लगवाना चाहता है और जिसके मतलब वो कैंसर हो चुका है, वो लगवा सकता है? जी, लाइन पे आप बने रहिए। सीमा मैम, कैंसर पीड़ित क्या लगवा सकते हैं वैक्सीन? कैंसर किसी को हो अगर, तो वो क्या वो वैक्सीन लगवा सकता है, ये उनका सवाल है। बिल्कुल, कैंसर वाले मरीज लगवा सकते हैं, हार्ट डिजीज वाले लगवा सकते हैं, किडनी डिजीज वाले लगवा सकते हैं।
थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखें, जिनको हार्ट डिजीज या अन्य कोमॉर्बिडिटीज हैं या परेशानियां हैं वो अंडर कंट्रोल होनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर वगैरह उनका सही इलाज हो रहा हो, उनकी बीमारी अंडर कंट्रोल हो और वो बिल्कुल आराम से टीका लगवा सकते हैं। हमारे यहाँ भी डिपार्टमेंट में कैंसर के 2-3 पेशेंट्स हैं जो कर्मचारी हैं, उन्होंने टीकाकरण कराया है और किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। जी बिल्कुल, हमारे साथ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण शर्मा जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास लोग आते होंगे चेकअप जब कराने अपना, तो आजकल चेस्ट का एक्सरे में निकल रहा है, अल्ट्रासाउंड में निकल रहा है कोरोना, और लोग बहुत रेयर केसेस में आते हैं, वो RT-PCR में नहीं आता है, एंटीजन टेस्ट में नहीं आता है। लेकिन जब बहुत कम लोग होते हैं जो चेस्ट का जाके एक्सरे कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें कोरोना है। देखिए, ऐसा है, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आदमी को प्लेन एक्सरे कराना चाहिए चेस्ट, और 90% जो कोरोना पेशेंट हैं जिनमें कि लंग इन्वॉल्व है उनमें एक्सरे पॉजिटिव होता है और एक्सरे से काम बन जाता है, उसको सीटी कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि RT-PCR नेगेटिव है, एक्सरे भी नेगेटिव है, तो एक हाई HRCT कराना फिर कंपलसरी है, क्योंकि कहीं कोई छोटा मोटा भी यदि स्पॉट है तो वो तो, और एक ये जो भ्रांति कराने से रेडिएशन बहुत होता है, एक जो सीटी कराते हैं उसमें 13 से 14 स्लाइस होती हैं। आप ये मान लीजिए 1 CT = 13 एक्सरे, तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है CT स्कैन कराने में। और लेकिन CT स्कैन थोरैक्स सबसे बाद में कराना चाहिए, जब प्लेन एक्सरे से काम बन जाए तो उसी से काम चला लेना चाहिए, क्योंकि 90% प्लेन एक्सरे ही आपका काम हो जाता है। तो मेरा ये कहना है। थर्ड वेव जा रही है, थर्ड वेव आ जाएगी पहले जुलाई के पहले हफ्ते में, अगस्त के पहले हफ्ते में, ऐसी तमाम बातें कही जा रही हैं। इसे महज एक कल्पना माना जाए कि दूसरी लहर के बाद कोरोना खत्म हो चुका है और अब तीसरी लहर नहीं आने वाली है, लेकिन हम लोग को तैयारी तब भी रखनी है। डॉक्टर पूर्व कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि थर्ड वेव की आने की, और रिसर्चर्स ने जो अभी तक रिसर्च करा है उसमें पाया है कि थर्ड वेव किसी भी समय अगले 15 दिन से लेकर के 2 महीने के बीच में कभी भी आने की संभावना है। और ये केवल रिसर्च इस बार के कोविड से रिलेटेड ही नहीं है, ये रिसर्च पहले भी इन्फ्लुएंजा के टाइम पे भी देखा गया है कि जब नया डिसीज आती है, नया वायरस आता है, तो वो फेजेस के फॉर्म में आता है, और अमूमन 3 से 4 फेजेस इस तरह के आते हैं। और सरकारों की तैयारियां, वैक्सीनेशन और किस तरह का पब्लिक का बिहेवियर है इन सब डिसीजेस को लेकर के, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो तीसरी लहर या चौथी लहर कैसी रहेगी, कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगी। और ये वायरस इस तरह का है कि ये बहुत बार म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन का मतलब ये शेप चेंज करता रहता है अपना। तो आम जनता जो एक बार अभी इन्फेक्ट हो चुकी है उनमें प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज बन चुकी होती हैं, तो जो दूसरी बार इन्फेक्शन होता है तो उनको वो इफेक्ट कम करता है। बट हालांकि वायरस अगर अपना शेप ज्यादा चेंज कर लेगा तो वो शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो एंटीबॉडीज जो बनी है वो पूर्णतः उसके लिए कारगर सिद्ध नहीं हो, तो तीसरी या चौथी बार भी दूसरी बार भी इन्फेक्शन होने की संभावना बनी रहती है। तो तीसरी लहर का जैसे आशंका लगाई जा रही है, जल्दी लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे उतना संभावना कम रहेगी कि लोगों को इन्फेक्शन हो। तो इसीलिए जैसा मैंने पहला कहा आपको कि लोगों को अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए, सो दैट आगे आने वाले इन्फेक्शन से वो बचे रह सकें। बट जो संभावनाएं लग रही हैं, और बच्चों के लिए खासकर पीडियाट्रिक एज ग्रुप, यानी कि 1 साल शुरुआती बच्चे जब पैदा होते हैं तब से लेकर के 18 साल तक के बच्चों का, क्योंकि उनका वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुआ है और उनमें इन्फेक्शन अभी तक कम हुआ है, तो तीसरी लहर में यह आशंका ऐसी जताई जा रही है कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, बच्चे जो हैं, ज्यादा इन्फेक्ट होने के शायद ऐसा लगेगा, ऐसा होगा शायद, यही है। बिल्कुल, क्योंकि हम सुरक्षित रहना है तो हम लोग को अभी भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा। सीमा जी हमारे साथ बनी हुई है। मैम, क्या वैक्सीन हम लोग को बूस्टर लेने पड़ेंगे? ऐसी तमाम बातें हैं कि कोविड शील्ड जिनके लगी उनको 6 महीने बाद बूस्टर लगेगा, कि 2 डोज से ही पर्याप्त है कोविड से लड़ने में? हम लोगों को 2 डोज अगर लग गई तो आप पर्याप्त हैं, आपको अब कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए, दो डोज वैक्सीनेशन फिलहाल की स्टडीज तो पर्याप्त बता रही हैं, लेकिन जब म्यूटेटेड स्ट्रेन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जब म्यूटेटेड स्ट्रेन आ गई है जिसका प्रारूप कहीं ज्यादा भिन्न है, तो आगे बूस्टर डोजेस की आवश्यकता पड़ सकती है और उस स्ट्रेन के आवश्यकता के अनुरूप बूस्टर डोजेस की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे इन्फ्लुएंजा और बाकी वायरसेस के लिए सालाना वैक्सीनेशन होते हैं और स्ट्रेन के अनुरूप वैक्सीन बनती हैं, वैसे ही इसमें भी आवश्यकता पड़ेगी। जी, अरुण जी हमारे साथ बने हुए रेडियोलॉजिस्ट हैं। अरुण जी, अगर लोग आते थे, जैसे अभी मैं पिछले कोविड की अगर बात करूं या इसी कोविड ने शुरुआती दौर की, दूसरी लहर की शुरुआती दौर की बात करूं, तो लोग को पता नहीं था कि सीटी स्कैन और एक्सरे भी कराना ज़रूरी है कोविड काल में, कोविड की जांच के लिए, ये किसी को नहीं पता था। एक रिपोर्ट आती है कि बहुत लोगों को जब चेस्ट का प्लेन एक्सरे हुआ तब कहीं जाकर दिख रहा है, कोविड पता चल रहा है। तो उसके बाद और भी चीज़ें आई, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि लोगों को डर गए थे कि बहुत रेडिएशन होता है, उससे आपके फेफड़ों में बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या कारण है कि आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट में नहीं आ पा रहा है और एक्सरे में पता चल जाता है? कि जो पहली फेज आई थी उसमें बहुत ज़्यादा लंग्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है, लेकिन जब ये सेकंड फेज आई तो उसमें बेसिकली लंग्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया और जितनी डेथ हुई उसमें लंग्स की वजह से ही हुई, क्योंकि कैपिलरी कोगुलेशन हुआ, उनमें कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हुआ और लंग्स का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हुआ। तो लंग्स का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ वो सेकंड फेज में ही हुआ। फर्स्ट फेज में तो बहुत ही कम वो था। जब लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो वहाँ पर एक्सरे और सीटी की आवश्यकता समाज को पड़ी और डॉक्टर्स को भी पड़ी, क्योंकि अब उनको आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है लेकिन पेशेंट को प्रॉब्लम बनी हुई है, तो पेशेंट क्या करेगा? पेशेंट यही करेगा कि कुछ तो करेगा ही। तो फिर उनको इसीलिए सबसे पहले एडवाइस किया गया कि एक्सरे कराइए। जब एक्सरे कराया तो पता लगा कि दोनों मतलब कॉटन वूल अपीयरेंस दोनों लंग्स में लोगों को मिली। तब लोगों ने कहा कि नहीं, ये लंग्स में इन्फेक्शन आ गया है। और उसके बाद कई बार जब लंग्स में भी नहीं पकड़ में आया लेकिन पेशेंट की स्थिति डिटोरिएट होने लगी, तब ये सोचा गया कि फिर एक उससे भी हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, जिसको कि सीटी स्कैन थोरैक्स कहा गया। तो उसके लिए फिर लोगों में अवेयरनेस फैलाई गई, सीटी स्कैन थोरैक्स करा लीजिए। लेकिन धीरे धीरे जब सीटी स्कैन भी लोगों को थोड़ा सा प्रोटोकॉल के अंदर आ गया वो, और उसके बाद फिर थोड़ी सी भ्रांति समाज में कुछ हम लोगों ने भी और कुछ किसी ने भी फैलाई कि अरे ये रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इससे कैंसर हो जाएगा, तो लोग डरे इससे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक सीटी स्कैन कोई बहुत ज़्यादा रेडिएशन नहीं करता है। जी अरुण जी, हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हुए हैं, सुभाष हैं अमरोहा से। सुभाष, अपने सवाल पूछिए। मैंने 28 जून को कोवैक्सीन का टीका लगवा लिया था। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपने सवाल को पूरा करें। हाँ, तो 28 जून को मेरा ऑपरेशन बलून का हो चुका है 2019 में। तो क्या प्रिकॉशन लेना है? दूसरा सवाल ये है वाइफ के लिए, उनका जो है टीका उनका भी इसी दिन लगवाया था 28 जून को। इनको नाक और नजले की शिकायत है, क्या प्रिकॉशन लेना है ना? टेस्ट में परेशानी है थोड़ा सांस लेने में। जी डॉक्टर अपूर्व, इन्हें की वाइफ का सवाल है कि उनके वैक्सीन लग चुकी है, उनके लंग्स में दिक्कत है, उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? लग चुकी है और लंग्स में प्रॉब्लम है उनको। जी एस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है, क्या चीज है उनको? सुभाष जी, आपकी धर्मपत्नी को क्या दिक्कत है लंग्स में? नजले की शिकायत है। आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप थोड़ा तेज बोलेंगे तो सब लोग सुन सकते हैं। धर्म पत्नी के नजले की शिकायत है, कान नाक बंद है पहले से ही और बंद रहती, बाकी सीने में कोई परेशानी नहीं है। जी, उनके सीने में कोई दिक्कत नहीं, नजले की परेशानी वो बता रहे, नाक कान उनके बंद रहते हैं। डॉक्टर अपूर्व, अगर है साइनोसाइटिस है या उनकी नाक में कुछ टेढ़ापन है अंदरूनी,
जिसकी वजह से उनकी नाक बहती हो या अक्सर जुकाम रहता है या छींकें आती रहती हैं, और उन्होंने वैक्सीन ले लिया है, तो इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है इन्होंने वैक्सीन लिया है। और जो अमूमन ये लोग प्रिकॉशन रखते हैं साइनोसाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए, कि स्टीम लेते रहें, प्राणायाम करते रहें, योगा करते रहें, और नाक में तरह और अदर तरह की तमाम हैं, जिससे कि आप ये साइनोसाइटिस और ये इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं, वो अपना रेगुलर इलाज लेते रहें। इसका वैक्सीन से या इससे कोविड से रिलेशन नहीं है कोई। हाँ, हालांकि ये जो मैं जरूर कहूंगा कि जिन लोगों को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि जिस तरह अभी आपने बताया कि साइनोसाइटिस रहती है, इन लोगों में प्रोपेंसिटी या प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है इन्फेक्शन कैच करने की, कोविड इन्फेक्शन कैच करने की। तो इसके लिए अपना इम्यूनिटी को बढ़ाए रखें, और नाक में गर्म सरसों का तेल डाल सकते हैं, या जो कि डीकंजेस्टेंट मेडिसिन होती हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं रेगुलरली, गार्गल्स कर सकते हैं। इन सब चीजों से ये कोविड को भी बचा सकते हैं। जी बिल्कुल, कोविड से बचा सकते हैं। और वैक्सीन को लेकर जो भातियां, देखिए तरह तरह से लोगों को जिनके जुकाम है उन्हें भी दिक्कत हो रही है, वो कह रहे हैं वैक्सीन लगवा सकते हैं नहीं लगवा सकते हैं। वैक्सीन को लेकर तमाम बातें हैं, उनको क्लियर करना होगा। लगातार सब लोग आपसे अपील कर रहे हैं, हम लोग भी अपील कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। कोविड की लड़ाई में ब्रह्मास्त्र का अगर कोई काम करने वाला है तो वो वैक्सीन है। सीमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, बच्चों को लेकर अभी एडवाइजरी नहीं आई है, अभी ट्रायल चल रहा है वैक्सीनेशन का, तो हमें उनको लेकर काफ़ी सतर्क है। लेकिन सरकार की एक एडवाइजरी ये भी है कि जो बच्चों के माँ बाप हैं वो जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें। लेकिन अभी भी लोग काफ़ी बहाने ढूंढ रहे हैं कि नहीं अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी और लोगों को देख लें, कहीं कोई रिएक्शन ना हो। तो ये भी बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी भी भ्रांतियां बड़ी प्रचलित हैं। कोरोना से बचाव के दो ही तरीके हैं, एक वैक्सीनेशन है, दूसरा लॉकडाउन है। सरकार कब तक लॉकडाउन करेगी? तो वैक्सीनेशन को बहुत ही युद्ध स्तर पे सबको करवाना एक दूसरा उपाय बचता है। और जो भ्रांतियां हैं लोगों में, ये वैक्सीनेशन अभी जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि 38 करोड़ लग चुकी है और हार्डली ही कोई भी इसमें कोई साइड इफेक्ट देखने को मिला है। सिर्फ एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वैक्सीनेशन का, वो है जिसको बहुत सारी एलर्जी हो या वैक्सीनेशन से एलर्जी। तो मैं अपना ही उदाहरण देना चाहूंगी कि मुझे कम से कम 10 ड्रग से एलर्जी है, 5 फूड पार्टिकल से एलर्जी है और 10 तरह के केमिकल से एलर्जी है। लेकिन मैंने अपने आप को वैक्सीनेट कराया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये वैक्सीनेशन की ड्राइव आपके चैनल के माध्यम से भी जनता जागरूक हो, ये एक आपकी बहुत अच्छी पहल है। तो क्योंकि अब बच्चों को जो कोरोना होगा वो तभी होगा जब माँ बाप संक्रमित होंगे और फिर बच्चे उनके कांटेक्ट में आएंगे। तो माँ बाप का वैक्सीनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों पे भी ट्रायल चल रहा है, हमारे यहाँ शहर में ही डॉक्टर वीएन त्रिपाठी कर रहे हैं। अभी तक 55 बच्चों पे बड़ा सफलतापूर्वक ट्रायल हुआ है। अभी तक बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हुई है। जल्दी ही बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन उपलब्ध हो जाएगी। जी, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, हम लोग लगातार चर्चा करेंगे इस पर और तमाम सवालों को भी जानेंगे आपसे। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। और हमारे साथ दो दर्शक भी बने हुए हैं। सुभाष बने हुए हैं कानपुर से। जी, अपना सवाल पूछिए।
और अनिल एक दर्शक बने हुए हैं हमारे साथ। अनिल अपना बात को रखें। धर्मेंद्र एक दर्शक और जुड़े हुए हमारे साथ। धर्मेंद्र अपना सवाल पूछिए। जी, हमारे साथ 3 डॉक्टरों का पैनल भी जुड़ा हुआ। हमारे साथ सीमा द्विवेदी जी जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर अरुण शर्मा है, रेडियोलॉजिस्ट, वो भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अपूर्व अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। अपूर्व जी, मैं आपके पास आऊँगा। अब कोरोना की थर्ड वेव के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। हम लोगों ने बहुत फोकस किया है बच्चों के, जो कहा जाता है कि बच्चों के लिए काफ़ी खतरनाक वेव है, तो हम लोगों ने बच्चों पर ज़्यादा फोकस किया है। कहीं बच्चों पे फोकस करने के चक्कर में हम लोग बड़ों को थोड़ा निगलेक्ट ना कर दें कि नहीं इनको अब नहीं होगा, तो हम लोग को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन तो हो जाएगा, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कोविड होने के चांसेस बहुत हैं। देखिए, जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोग बच्चों के ऊपर इस समय ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और सरकारों ने इस समय बड़ा अच्छा तैयारी करी है बच्चों के लिए। चाहे और आप सबको रोकना चाहेंगे, सीधी लाइव तस्वीरें राजभवन की, बेबी रानी मौर्य को चिट्ठी दी गई है, उत्तराखंड की लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। जी अपूर्व जी, अपनी बात को पूरा करें। जी, जो आप बात कह रहे थे कि बच्चों के लिए तैयारी सरकारों ने करी है, ये बहुत अच्छा है। और खासकर यूपी में इस समय सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है कि अगर थर्ड वेव आती है और बच्चे ज्यादा इन्फेक्ट होते हैं तो पीडियाट्रिक आईसीयू, नियोनेटल आईसीयू, पीडियाट्रिक वार्ड्स, इन सब की पूर्णतः तैयारी है। और अडल्ट इसमें नेग्लेक्ट होंगे ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 2 वेव्स हम लोग देख चुके हैं जिसमें कि अडल्ट्स इन्फेक्टेड हुए थे, और उनके लिए ऑलरेडी हमारी तैयारियां पूर्ण हैं। और यहाँ पे हेलेट में भी, बाकी सरकारी हॉस्पिटल्स में भी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वो लोग इक्विप्ड हैं, फुल्ली इक्विप्ड हैं, और अब उन लोगों के पास, डॉक्टरों के पास पूरा एक्सपीरियंस भी है इस कोविड से निपटने के लिए। तो अडल्ट्स नेग्लेक्ट होंगे ऐसी कोई बात नहीं है, पूर्णतः तैयार हैं हम लोग सब। हाँ, ये जरूर है कि वैक्सीनेशन, जो बार बार हम लोग इस बात पे बात कर रहे हैं, जितनी जल्दी हर मनुष्य वैक्सीनेट हो जाएगा उतनी जल्दी हम लोग थर्ड वेव को आने से प्रिवेंट भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए उनका इन्फेक्शन भी होता है तो उनकी डिसीज कम होगी, यानी फेफड़ों में संक्रमण कम होगा। हो सकता है कि केवल बुखार, जुकाम, खांसी होकर के ही आप कोविड से निजात पा सकते हैं, और इससे क्या होगा कि आपकी एंटीबॉडीज भी बन जाएंगी और आपको ज्यादा संक्रमित नहीं होना पड़ेगा। तो आईसीयू में जाने की संभावनाएं, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आईसीयू में जाने की संभावनाएं आपकी कम हो जाती हैं। इसलिए हम लोग जनता से बार बार अपील कर रहे हैं कि जितनी जल्दी आप लोग दोनों डोजेस ऑफ वैक्सीन अपनी लगवा लेते हैं, उतनी ज्यादा आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, और आपको मेजर डिसीज, सीवियर डिसीज, आईसीयू में जाने वाली डिसीज और मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी, मृत्यु होने की संभावनाएं उतनी कम हो जाती हैं। जी बिल्कुल। और इसी भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र सिंह, कानपुर। धर्मेंद्र, अपना सवाल पूछें। लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है सर, मैं कोविड वैक्सीन लगवा सकता हूँ? जी, लाइन पर बने रहिए। सीमा मैम, इनका सवाल है कि इनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है तो क्या ये वैक्सीन लगवा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगवा सकते हैं वैक्सीन। बस यही चीज है कि कोई भी अन्य बीमारी या बुखार या अन्य कोई समस्या इनको उस समय नहीं होनी चाहिए, वो अंडर कंट्रोल हो, और ये बिल्कुल आराम से वैक्सीन लगवा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आप वैक्सीन लगवा सकते हो, और दूसरे से भी वैक्सीन लगवाने की बात कर। अरुण शर्मा हमारे साथ, डॉक्टर अरुण शर्मा बने हुए हैं। अरुण जी, वैक्सीनेशन लेकर एक बड़ा प्रोग्राम कर रही है सरकारें, तमाम लोगों से भी, सामाजिक संस्थाएं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं लगातार वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन थर्ड वेव की भी बात की जा रही है कि थर्ड वेव से पहले हमें सबको वैक्सीनेट कर देना है। थर्ड वेव बच्चों के लिए बड़ी खतरनाक बताई जा रही है। डेल्टा वेरिएंट जो आया है वो बहुत खतरनाक बताया जा रहा है। RT-PCR टेस्ट में वो आता है, एकदम से आता है, कभी कभी एक्सरे कराना पड़ता है। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी ये बना है कि कोरोना की कोई सटीक जांच अभी तक नहीं बनी है जो आपको तुरंत बता दे कि आपको कोरोना है। देखिए, ऐसा है कि अब हम लोग और डॉक्टर सारे इक्विप्ड हो गए हैं और एक्लम्प से हो गए हैं कि अब कोरोना को हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं कि चाहे कोई डायग्नोस्टिक टूल अवेलेबल हो या ना हो।
उसके सिम्टम्स का अब हमको आइडिया लग गया है सबको, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कोरोना बिल्कुल ही डायग्नोज हो जाएगा, RT-PCR भी नेगेटिव है तो भी कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। यह क्लिनिकल साइंस है, उसके सिम्टम्स हैं, साइन है, कंप्लेंट है, क्लिनिकल हिस्ट्री उसको सजेस्ट करती है, तो बिल्कुल कोरोना को डायग्नोज किया जा सकता है। और इसलिए एक तो क्या है कि सब लोगों को वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए, क्योंकि अब ये है कि जितना म्यूटेशन भी होगा, तो अब ये कहा जाता है कि जो म्यूटेट वायरस आएगा, अभी डेल्टा फॉर्म में आया है, गामा फॉर्म में आया है, बीटा में आया है, लेकिन ये वैक्सीन उसके लिए भी इफेक्टिव हो जाएगी। मतलब कुछ नहीं तो 50-60% तो ये वैक्सीन भी उसके लिए इफेक्टिव हो जाएगी। तो पेशेंट की जो मॉर्बिडिटी है और मोर्टेलिटी है उसको बहुत ही कम किया जा सकता है इस वैक्सीनेशन के थ्रू। इसको रामबाण समझिए और पब्लिसाइज इसको गवर्नमेंट तो कर ही रही है, डॉक्टर्स तो अपने स्टेटस से कर ही रहे हैं और सब लोगों को करना है। तो इसलिए और आपके जैसे चैनल तो इसमें दिन रात लगे रहते हैं पब्लिक को अवेयर करने के लिए, इसलिए सबसे पहला काम है कि वैक्सीनेट हो जाए, तो उससे मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बहुत कम हो जाएगी और डॉक्टर्स को भी सहूलियत हो जाएगी ठीक करने में। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग को सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। सीमा मैम, हम लोग अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो कोरोना 10 वेव में भी आएगा या एक वेव आ जाए, बहुत परेशान कर सकती है। हम लोग अभी भी देख रहे हैं कोरोना कम हुआ है, कल पूरे उत्तर प्रदेश में 133 केस आए, लेकिन लोगों ने उस प्रोटोकॉल को छोड़ दिया है। लोग अब भीड़ में जाने लगे हैं, लोग पार्टी अटेंड करने लगे हैं, मास्क हट चुके हैं चेहरे से, सैनिटाइजर का प्रयोग अब ना के बराबर आ गया है, सोशल डिस्टेंसिंग से कोई मतलब नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं हम लोग खुद बढ़ावा दे रहे हैं थर्ड वेव आने का, हम लोग खुद बुला रहे हैं थर्ड वेव को। नहीं, देखिए कोरोना प्रोटोकॉल को तो हम लोगों को सबको फॉलो करना ही है और गवर्नमेंट इस बात को बराबर, मीडिया बराबर, डॉक्टर्स बराबर लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का तो पालन करिए और नहीं करेंगे तो। अरुण जी, आपको रोकना चाहूंगा, पंचायत चुनाव के बाद, नतीजों के बाद स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी खेमा काफी खुश है, काफी लंबे अंतर से उन्होंने जीत हासिल की है। अरुण जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। तो मेरा कहना तो यह है कोरोना प्रोटोकॉल को सब लोग पालन करें। अभी कोरोना गया नहीं है, अभी कोरोना मौजूद है, हम लोगों के बीच ही मौजूद है, इसलिए भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचें, मास्क का यूज करें और सोशल जितनी पॉसिबल है उसको मैनेज करें, क्योंकि अब ऐसा भी नहीं है कि हर आदमी के लिए रोजी रोटी भी एक समस्या है, तो उसको काम तो करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, लेकिन हम लोग को कहीं अभी भी डॉक्टर पूर्व हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर पूर्व, हम लोग थोड़ा जो पब्लिक है ना वो बड़ी जल्दी कैजुअल हो जाती है। हम लोग रोज शो करेंगे, रोज चीज़ों को बताएंगे, आप भी अवेयर करते हैं लोगों को कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अभी मास्क को लगाएं, डबल लेयर का मास्क लगाएं, 2 मास्क का प्रयोग करें जब बाहर जाएं, अगर भीड़ में जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन अब जब से एक डोज किसी के वैक्सीन की अगर लग गई है तो उसने सोच लिया मैंने जग जीत लिया है। कोरोना को नॉर्मल सर्दी बुखार आप नहीं मान सकते हैं, वो बहुत घातक है। उसके नए नए जो म्यूटेंट आए हैं ये बहुत घातक है। तो कहीं ना कहीं अभी हम लोगों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, लेकिन आप सड़क पर निकलेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि कोरोना अभी भी है। देखिए, हम लोग यही देख रहे हैं आजकल कि सरकार ने लॉकडाउन खोला है, अनलॉक के प्रोसेस में है और केवल वीकेंड का कर्फ्यू चल रहा है, एक तरह से वीकेंड लॉकडाउन है केवल सैटरडे संडे का। बट बाकी 5 दिनों हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि मार्केट्स में इतनी भीड़ है, दुकानों पे भीड़ लगी हुई है, नॉर्मल तरह से लोग अब पूरे सारे वैसे ही काम करने लगे हैं जैसे कि प्री कोविड एरा में, यानी कि कोविड के पहले जैसा होता था वैसे करने लगे हैं और ये भूल गए हैं कि अभी 1-1.5 महीना पहले ही बिल्कुल जो मेरी माँ सदस्य है, जैसे हमारी जन्मभूमि है, मेरी माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, उसी प्रकार से मेरी पार्टी है जिन्होंने हमेशा मुझे एक बच्चे की तरह लगातार अपने आंचल में छांव देने का काम किया और आज प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में मैं अपने आप को
निश्चित रूप से सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि हमारी पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंचाने वाली पहली पार्टी होती है। हमारे यहाँ पर कोई इस प्रकार का नहीं है कि कोई पहले से राजनीतिक परिवार हो, कोई किसी प्रकार की कोई पृष्ठभूमि हो, लेकिन उसके बाद भी पार्टी में हमारे यहाँ इस प्रकार से कार्यकर्ता का विकास किया जाता है, उसका मैं एक आप सबके सामने उदाहरण हूँ। और निश्चित रूप से मैं संकल्प लेता हूँ कि मेरे उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुँचेगी, हमारा शासन पहुँचेगा, हमारी सेवाएं पहुँचेंगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पूरे देश के अंदर आज आप देख रहे होंगे कोरोना के समय में जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को जो राशन देने की योजना है, चाहे हम वैक्सीन की बात करें, आज वैक्सीन देने की बात है। एक तरफ जहां दुनिया के दूसरे देश जो हमारे बीच में कोरोना वायरस लेकर आ रहे हैं, अपनी प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस का निर्माण कर रहे हैं, और वहीं विश्व बंधुत्व की भावना जो हमारी हमेशा से रही है, जो हमारा सनातन रहा है, कि उसको लगातार दूसरे देशों को भी, हमारे देश को तो दे ही रहे हैं। देश के अंदर आज 34 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, और दुनिया के दूसरे देशों को भी हमारा देश वैक्सीन देने का काम कर रहा है। निश्चित रूप से जो उनका मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको निश्चित रूप से हम चरितार्थ करेंगे। और जो हमारे सामने चुनौती है, हम सब लोग मिलकर, प्रदेश के जो हमारे मेरे सीनियर लोग हैं, जिन्होंने पहले कामों को आगे बढ़ाया है और जिन्होंने कुछ चीज़ों की आधारशिला रखी है, उन आधारशिलाओं को अंजाम तक पहुंचाने का काम मैं प्राणों प्राण से करूंगा। सर, शपथ का क्या कार्यक्रम है, कब तक का तय किया गया है, क्या कुछ है? शपथ का कार्यक्रम आज महामहिम जी को हम लोगों ने अपना जो प्रस्ताव है वो दे दिया है, और महामहिम जी की तरफ से जो भी निर्देश होगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा? क्या पुराना मंत्रिमंडल, उसमें किसी तरह के बदलाव, कुछ लोग ड्रॉप किए जाएंगे, पोर्टफोलियो बदले जाएंगे, क्या कुछ होगा? नहीं, अभी जल्दी सबको पोर्टफोलियो मिले हैं, उसके बारे में हमारा सबका अभी इसके बाद इस पर चर्चा होगी। अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, अभी होमवर्क हुआ नहीं है। होमवर्क पूरा होने के बाद ही मैं इस बारे में कुछ कह पाऊंगा। सरकार के शेष 6 महीने बचे हैं, तो चुनौती आप मानते हैं 2022 सबसे बड़ी चुनौती होगी आपके सामने? निश्चित रूप से इस चुनौती को हम अवसर में बदलेंगे। मतलब ये आपदा है, इसे अवसर में बदलेंगे सर? हाँ, निश्चित रूप से मेरा ये लक्ष्य होगा कि हमारे जो भाई बेरोजगार हैं, हजारों लाखों की संख्या में, उनको कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ने का काम हो। और जो उसके लिए मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लगातार उसके लिए मैंने, चाहे वो विधानसभा का घेराव हो, चाहे हमारे रुद्रपुर में सिटकुल का घेराव हो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने जो है स्थानीय जो हमारे यहाँ के उद्योग हैं, उन उद्योगों में रोजगार मिले, सरकारी नौकरियों में उनको रोजगार मिले, उसके लिए लगातार आंदोलन किए हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। और सारे प्रदेश के युवा जानते हैं कि निश्चित रूप से उन युवाओं के विश्वास को और दृढ़ करने का काम हम करेंगे। सर, 6 महीने का कार्यकाल है, आपदा प्रदेश भी ये कहा जाता है। आपने अभी कहा कि इस चुनौती को हम अवसर में बदलेंगे, तो चुनौती क्या ये आपदा थी जिसको आप अवसर में बदलेंगे? नहीं, आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं, इस प्रकार का कोई बात नहीं है। देखिए, ऐसा है कि मैंने कहा है कि उन्होंने मुझसे पूछा कि ये चुनौती है 2022 की, तो हम इसको चुनौती नहीं, हमने कहा कि हम इसको अवसर मानते हैं। हम लोगों की सेवा करेंगे और सेवा करके उनका दिल जीतेंगे। सर, एक सवाल ये है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर जब तीरथ मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने साफ कहा था कि इसमें पुनर्विचार होगा, और जो तीर्थ पुरोहित है उनकी नज़र इस पर पिछले 4 महीने से लगी हुई है। अब आप मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या आप इसमें पुनर्विचार करेंगे या इसे खारिज करेंगे, या क्या कुछ इसमें फैसला करेंगे? नहीं, मैंने कहा कि मेरे पूर्ववर्ती लोगों ने, जो मेरे सीनियर लोग हैं, जो मेरे से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी बातों का कहीं अनादर न हो। जो उन लोगों ने कमिटमेंट किए हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। सर, नौकरशाही एक बड़ा इशू रहा है, और आप जब विधायक थे तो आपने भी कई बार ये सवाल उठाया था। अब जब आप सीएम हैं तो कितना बदलाव हम इसको देखेंगे? निश्चित रूप से नौकरशाही का जो काम है नौकरशाही करेगी, और हम लोगों का जो काम है, हमारे कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षाएं हैं, उनको भी हम पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री जी, 4 धाम यात्रा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है उत्तराखंड के लिए, हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई गई। इस महत्वपूर्ण विषय को कैसे एड्रेस करेंगे आप, क्योंकि यात्रा शुरू होने से लाखों लोगों को फायदा होता है, नहीं, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि 4 धाम यात्रा हमारे लिए बहुत बड़ा, लोगों के लिए एक रोजगार का साधन है। और बहुत लोग आज जो 4 धाम यात्रा रुकी हुई है, उसके कारण से उनके घर परिवार मुश्किल हो गया है। हम माननीय न्यायालय में इस बात को जो चल रही है उसको अपना पक्ष रखेंगे, और उस पर जो है कोशिश करेंगे कि आगे करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे उत्तराखंड के भावी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने बताया कि एक पूरे नए स्वरूप के साथ
उत्तराखंड में काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार जो बातचीत, तो हमारे साथ डॉक्टर पैनल भी जुड़ा हुआ, हमारे साथ डॉक्टर अरुण शर्मा, डॉक्टर सीमा द्विवेदी और डॉक्टर अपूर्व अग्रवाल जुड़े। अपूर्व जी अपनी बात को पूरा करें। अब जो कुछ कहा था, सवाल था आपका कि एडल्ट तो थर्ड वेव में कहीं नेग्लेक्ट नहीं हो जाएंगे, तो उसके जवाब दे रहा था इस चीज के लिए कि हम लोग की तैयारी देखिए फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में अडल्ट्स के लिए हो चुकी है, और हम लोग काफी अडल्ट मरीज देख चुके हैं, उनके लिए हम लोग पूर्णतया तैयार हैं। अब हम लोगों को बीमारी की भी समझ आ गई है, उसके इलाज की भी समझ आ गई है, दवाइयां भी हम लोगों के पास अब अच्छी आ गई हैं, वैक्सीनेशन का भी सहारा है, तो अडल्ट्स के लिए तो हम लोग पूर्णतया तैयार हैं। पर अब की इस बार सरकारों ने बहुत अच्छी तैयारी करवा दी गई है कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को भी हम लोग अब फेस कर सकते हैं। तो पीडियाट्रिक आईसीयू, एनआईसीयू, पीडियाट्रिक वार्ड्स, ऑक्सीजन की व्यवस्था, बच्चों के लिए दवाइयां और इन सब की ट्रेनिंग भी अब सब डॉक्टर्स को प्रोवाइड कर दी गई है। और हम लोग आगे आने वाले समय में जो थर्ड वेव में जैसा कि प्रतीत हो रहा है कि शायद बच्चों की संख्या ज्यादा होगी, तो उन सब के लिए प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल सब लोग पूर्णतया तैयार हैं। तो हम लोग अब इस समय वेल एक्यूप्ड हैं कि अगर किसी भी तरह की, चाहे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन और चाहे अडल्ट पॉपुलेशन, किसी भी तरह की बीमारी किसी भी एज के लोगों को होती है, तो हम लोग उन सब के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और सबसे मेजर रोल इसमें वैक्सीनेशन प्ले करेगा। तो हम लोग जो बार बार आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहे हैं कि जितनी जल्दी वैक्सीनेशन होगा उतनी जल्दी हम लोग कम बीमारी को हम लोग फेस करेंगे। तो इस चीज को हम लोग निश्चिंता से ये कह सकते हैं कि अडल्ट्स नेग्लेक्ट नहीं होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, अडल्ट्स बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं होंगे। अगर अडल्ट में ज्यादा हम लोग को बीमारी दिखाई देगी या पीडियाट्रिक्स में दिखाई देगी या फीमेल, जैसा कि सीमा मैडम ने कहा, तो उन सब के लिए हम लोग पूर्णतया एक्यूप्ड हैं और पूर्णतया हम लोग की नॉलेज पूरी है उस चीज के लिए। धन्यवाद जी। सीमा द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। मैम, मेरा पर्सनल सवाल है, क्या कोरोना होने के बाद आपको पूरे जीवन उससे दिक्कत होने वाली है, परेशानियां बनी रहेंगी? हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बताइए, एक बार फिर से बताइए। मैम, मैं पूछ रहा हूं, क्या कोरोना जिसके हो गया है तो उसको जो परेशानियां आती हैं कोरोना काल में, ये क्या पूरे जीवन उसके साथ रहेंगी? देखिए, ये डेफिनेटली कोरोना होने के बाद देखी गई, जैसे ब्लैक फंगस हो गया, जो कि अगर बहुत ज्यादा भीषण हुआ और आंख पे उसने असर डाला, आंख निकालने तक की नौबत आई, ये कुछ एक परमानेंट डैमेजेस हैं, लंग फाइब्रोसिस हो गया और ये सारी दिक्कतें आई, या किसी कोई ऑर्गन डैमेज एक सीमा से बियॉन्ड हो गया, तो वो परेशानी काफी समय तक रहेंगी। लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स में देखा गया कि रिकवरी के बाद वो ठीक भी हुए हैं और काफी हद तक 80% से ऊपर वो रिकवर भी कर गए हैं। अब वो रिकवरी बनी रहे, उसके लिए क्या आवश्यकता है? उसके लिए जरूरी है कि वो अपने बॉडी को एक हेल्दी स्टेट में रखें, एक अच्छी डाइट लेकर के, एक अच्छा एक्सरसाइज करके अपने आप को वेल मेंटेन रखें। कई डॉक्टर्स हमने देखे कि पहले फर्स्ट वेव में भी वो कोरोना पॉजिटिव हुए, सेकेंड वेव में भी वैक्सीनेशन के बावजूद भी कोरोना पॉजिटिव हुए, उन्हें दिक्कतें आई, लेकिन फिर उससे रिकवर होकर के वो अब एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं पूरे स्वास्थ्य के साथ। तो ये डिपेंड करता है कि कोरोना ने किस हद तक किसको अफेक्ट किया और कितना डैमेज किया। जनता निराश ना हो, क्योंकि हर एक चीज, बॉडी की अपनी एक बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है हीलिंग की, तो वो अपने हीलिंग पे ध्यान दें। और हीलिंग का सबसे अच्छा माध्यम डेफिनेटली योग, प्राणायाम और एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन है। तो वो अपने अंदर एक सकारात्मकता बनाए रखें और उसको सकारात्मकता बनाए रखते हुए डॉक्टरी इलाज और सुपरविजन के अंडर खुद के रिकवरी का डेफिनेटली प्रयास करें। बिल्कुल, जो मेन एक मोटी मोटी बात यह है कि आप अपने आप को फिट रखने के सारे उपाय करें। आप योगा करिए, व्यायाम करें, आप सुबह वॉक पर जाएं। डॉक्टर अरुण हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अरुण, डॉक्टर्स पर सेकेंड वेव बहुत तेजी से हावी थी, कई अच्छे डॉक्टर्स हम लोगों ने खो दिए, लेकिन थर्ड वेव को देखते हुए हम लोगों ने फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए भी एक चेन बनाई कि इनको अब की कुछ ना हो, सबको वैक्सीनेट पहले किया जाए, जो रह गया उन्हें वैक्सीनेट किया जाए, और इनके लिए भी एक प्रणाली बनाई जाए कि इन्हें कोई दिक्कत ना हो। अगर ये दिक्कत हो तो इनके पीछे भी 4 डॉक्टर हों जो इनकी जगह ले सके और एक डॉक्टर को रेस्ट मिल सके।
देखिए ऐसा है कि भाई डॉक्टर्स को तो लड़ना ही पड़ेगा इससे, और तो कोई लड़ेगा नहीं, क्योंकि बॉर्डर पे आर्मी लड़ती है, लेकिन सोसाइटी में तो डॉक्टर्स को हर चीज में, हर एक डॉक्टर्स को ही लड़ना पड़ेगा। चाहे आदमी साइकोलॉजिकल इल हो, चाहे फिजिकल इल हो, चाहे जिसी तरह की परेशानियां हो, तो डॉक्टर्स को तो लड़ना ही है। और इस पेंडेमिक में जितने डॉक्टर्स का हम लोगों ने लॉस किया है वो कभी जीवन में नहीं देखा गया है। और इसको सोसाइटी को, पॉलिटिकल सिनेरियो को, बाकी सब लोगों को रियलाइज करना चाहिए कि डॉक्टर्स एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि आपको जीवन देती है अपना जीवन देकर। तो अपना जीवन जब वो सेक्रीफाइस कर रही है आपके जीवन के लिए, तो सोसाइटी को भी थोड़ा सा डॉक्टर्स के प्रति नरमी बरतनी चाहिए। मतलब आज भी वही हाल देखा जाता है कि काम निकल गया, आप ठीक हो गए, घर चलने लगे, तो फिर आप वही बदतमीजी हर जगह फिर शुरू होने लगी। तो सोसाइटी को थोड़ा सा अवेयर करना पड़ेगा, डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कई कई ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं, आसाम का जैसे डॉक्टर्स का एग्जाम्पल है कि वो पेंडेमिक मरीज को ठीक कर रहा है। अब सबकी जिम्मेदारी थोड़ी ले सकता है, भगवान थोड़ी है कि वो जिंदा ही रखेगा। तो कभी कभी कैजुअलिटी होती हैं, वो सबके लिए खराब होती हैं, उस परिवार के लिए भी होती हैं, डॉक्टर्स के लिए भी खराब होती हैं। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि डॉक्टर्स के साथ आप मैन हैंडलिंग करेंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे, वो खुद ही फिर अपने जीवन के लिए संघर्ष करने लगता है। तो डॉक्टर्स ने जितना काम किया इस पेंडेमिक में उतना कोई नहीं कर सकता है, और पूरी दम लगाई अपनी, और सोसाइटी को बचाया। जितना डैमेज हो सकता था उससे बहुत कम डैमेज होने दिया, चाहे उसने अपनी जान गंवाई। और इस पेंडेमिक में करीब करीब 1000 डॉक्टर्स को डेथ हुई। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि सब सोसाइटी में हर सेक्टर को डॉक्टर्स को अलग एक प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये अलग एक क्लास है जो कि जीवन को बचाती है। जीवन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है दुनिया में। और उसको बचाने वाले के साथ जब मिसबिहेवियर होता है तो वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं हर्ट होता है, फिर भी वो काम करता है अपना, क्योंकि उसका अपनी मजबूरी है, अपना उसका एक शपथ है जो वो लेता है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट को भी, सोसाइटी को भी थोड़ा सा डॉक्टर्स के साथ नरमी बरतनी है। कुछ उनसे, देखिए भगवान कोई भी नहीं है, गलती सबसे होती है, लेकिन जानबूझ के कोई आदमी नहीं कहता, कोई डॉक्टर नहीं चाहता उसका पेशेंट बीमार हो जाए, वो ठीक नहीं हो। वो हमेशा चाहता है कि उसका पेशेंट पहले ठीक हो जाए, और उसका पेशेंट ठीक होगा तो 4 लोगों से कहेगा अरे मैं वहां गया, डॉक्टर साहब ने देखा, ठीक हो गया। कोई डॉक्टर नहीं चाहता, जिस तरह से कोई वकील नहीं चाहता। तो ये सब चीजें हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के प्रति जो सोसाइटी का रवैया उसमें थोड़ा चेंजमेंट करना होगा, क्योंकि लगातार डॉक्टर फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह जहां पर कोई नहीं वहां पर ये डॉक्टर्स हमें दिखे हैं। इस असली सुपर हीरोज़ अगर बात की जाए, जैसे वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने वैक्सीन बनाई, तो उतने ही ज़्यादा कोरोना काल, चाहे पहली वेव हो या दूसरी वेव हो या तीसरी वेव की तैयारी हो, डॉक्टर अपूर्व, हमेशा डॉक्टर्स आगे रहे। उन्होंने हमेशा अवेयर किया लोगों को कि नहीं आप वैक्सीन लगवाएं, खुद बीमार पड़े लेकिन सामने वाले का इलाज जरूर किया। जी बिल्कुल, देखिए हम लोगों को भी मैं 2 बार इन्फेक्ट हुआ इस पूरे कोविड के समय में अभी तक, और दोनों बार में भी मैं इन्फेक्ट होने के बावजूद आईसीयू में जाता रहा, पेशेंट्स हम लोग देखते रहे और इलाज करते रहे, क्योंकि हमें मालूम था कि हमारे लिए 1 दिन की छुट्टी या 2 दिन की छुट्टी कई मरीजों के लिए भारी हो सकती है, जानलेवा सिद्ध हो सकती है। तो इसलिए हम लोग अपना कार्य पूर्णतः करते रहे। पॉजिटिव थे, बुखार जब तक बहुत तेज था तो जरूर 1-2 दिन जाने में असमर्थ थे, बट उसके बाद हमें कोई इस तरह का हिचक नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है, अब इससे ज्यादा और क्या हो जाएगा। तो हम लोग अमूमन काम करते रहे, सभी लोग, केवल मैं ही नहीं, सारे ही डॉक्टर्स जो इस समय इन्वॉल्व थे इस कोविड एरा में, हमारी वाइफ भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सीमा जी के साथ, वो भी वैसे ही काम करती रही। डॉक्टर सीमा मैडम को भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मेहता से, और कितना उन्होंने स्ट्रगल करके इन सारे फेजेस को, दोनों लोग जिनके हस्बैंड वाइफ डॉक्टर्स हैं, उनके बच्चे सफर करते हैं, उनसे वो लोग 15 दिन 14 दिन तक मिल नहीं पाते हैं ड्यूटी के समय पे, सबके यहाँ सबके माँ बाप हैं, उन सबको मिस करके उनकी हेल्थ को एक तरफ करके भी डॉक्टर्स अपना पूर्णतः 100%, बल्कि इस समय कोविड के समय में मैं कहूंगा 200% वो लोग अपना दे रहे थे।
और उसके बावजूद जैसा डॉक्टर अरुण शर्मा साहब ने कहा कि डॉक्टर्स के साथ मिसबिहेवियर, मिस हैंडलिंग, मैन हैंडलिंग हुई है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और मैं जनता से अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि डॉक्टरों को भगवान का दर्जा मत दीजिए, बट उनको इंसान का दर्जा जरूर दीजिए। तो उनसे भी कभी कभी गलतियां हो सकती हैं, और ये गलतियां हर एक की जान बचा पाना हर डॉक्टर के लिए, किसी के लिए भी संभव नहीं है। बट उनको इंसानी रूप देकर के, उनको इंसानी समझ देकर के ये समझना चाहिए कि ये बीमारी का रूप है, ये डॉक्टरों का उसका रूप नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से नर्म व्यवहार रख करके और उनको समझ करके पूरी तरह आप अपना इलाज लीजिए। जी बिल्कुल, इलाज दीजिए और डॉक्टर्स को डॉक्टर्स की तरह ही ट्रीट करें। जब वो आपके आगे से आगे मदद कर रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं उनकी बातों को सुनना चाहिए। हम लोग आज चर्चा कर रहे थे थर्ड वेव को लेकर, एक कल्पना उसे माना जा रहा है। वैक्सीनेशन पर तरह तरह की बातें हैं, लोग परेशान हैं जिनके एक वैक्सीन लग गई है, उन्हें लगता है कि हमने जग जीत लिया। सीमा जी, थर्ड वेव को कल्पना नहीं मानना चाहिए, ये कहीं ना कहीं घातक हो सकती है अगर हम लोग ढिलाई करेंगे तो। इसका अपना एक साइकिल है और ये वेव्स में आ रहा है, जैसे डॉक्टर अपूर्व ने बताया था, और कई देशों में ये आ चुका है थर्ड वेव। तो यहाँ क्यों नहीं आएगा, इसका कोई कारण नहीं है। कई जगह आके कहर बरपा चुका है, तो यहाँ भी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट अब कई जगह पाया गया है। तो अब वो धीरे धीरे फैलेगा, और जैसे जैसे ये लॉकडाउन कम होगा और सरकार सार्वजनिक गैदरिंग अलाउ करेगी, इसके फैलने की पूरी पूरी संभावना है। तो इसीलिए कोविड प्रोटोकॉल तो आपको करना ही है, क्योंकि वैक्सीनेशन का प्रोटेक्शन रेट भी 70 से 80% है, और वो भी अभी पुराने वेरिएंट का है। नई वेरिएंट के लिए हो सकता है नई की आवश्यकता पड़ जाए, तो जनता लापरवाही कतई ना करे, मान के चले कि हमें पूरी पहले की तरह ही सारी सावधानियां रखनी है। अपना अनुभव साझा करना चाहूंगी, मैं कई बार एक्सपोज हुई, मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं पॉजिटिव क्यों नहीं हुई, क्योंकि सेकेंड वेव में मैं खुद ही कोविड नोडल थी और कई बार कोरोना मरीजों के बीच मुझे जाना पड़ा। मैंने क्या किया, इतना मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगी। मैंने हर बार आर्सेनिक एल्बम ली, हर मंथ पे लिया जाता है उसको, तो वो मैंने जरूर लिया। एक अच्छी प्रोटीन डाइट, ये देखा गया है कि जिनमें प्रोटीन की कमी थी वो लोग ज्यादा चपेट में आए, और रेगुलरली योग और प्राणायाम, ये सब चीजें मैंने अपने जीवन में इस्तेमाल की। आशा करती हूँ कि आम जनता भी अपना अगर इस प्रकार से ध्यान रखेगी तो काफी बचत होगी। साथ में वैक्सीनेशन तो बिल्कुल बहुत जरूरी है। जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार होता है, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में एक ये विशेष ध्यान रखा गया कि सभी डॉक्टर्स ने एक संवाद बना के रखा मरीज के अटेंडेंट्स के साथ। हर रोज सुबह जब वो राउंड पे जाते थे, उससे पहले वो एक एक मरीज फैमिलियर उनके साथ हुए डॉक्टर्स, तो कहीं ना कहीं इलाज करने में और उन्हें आसानी हुई। अरुण शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अपूर्व आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सीमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज़ से जुड़ने के लिए। हम लोग आज बात कर रहे थे क्या तीसरी वेव कल्पना तो नहीं, क्या दूसरी लहर के बाद कोरोना खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी हमारा एक्सपर्ट का यही कहना है कि आप सावधानी बरतें, आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगह मत जाएं और मास्क और सैनिटाइजर का बिल्कुल प्रयोग करें। फिलहाल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।